एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी का 9th चैप्टर, दैट इज़ टाइम ऑफ सप्लाई। कि अभी हम देखते हैं कि जो एग्जैक्टली सप्लाई है वो किस टाइम से निकल रही है, किस टाइम तक जा रही है, मतलब जो रिसीवर है उसे किस टाइम रिसीव हो रही है, जो हम टैक्स को एकदम चेक कर पाए कि यहाँ पे टैक्स मतलब किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा टैक्स लगेगा। तो वैसे तो चैप्टर थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा सा फोकस देने वाली चीज़ है। ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं, वो थोड़ा सा ही टॉपिक है और जितना भी है बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ने वाली चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। देखो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको इसमें इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स पढ़ना पड़ेगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है और डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, रिवर्स चार्ज में पढ़ने वाले, डिटर्मिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो कि इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है। इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स का मतलब होता है जब भी हमारी जो लायबिलिटी है वो टैक्स की अराइज होती है, ठीक है। जब भी हमें टैक्स एकदम पे करना है, जब शुरू ही होने वाला होता है कि आपको हाँ टैक्स पे करना है, ठीक है। उसके बाद in the previous indirect taxes as per section 3 of general excise duty was payable on manufacturing of goods। देखो जैसे कि हमने पहले indirect tax में पढ़ा है कि जो सेक्शन नंबर 3 है वो बताता है कि जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो हमें तब पे करनी पड़ती है जब गुड्स को मैन्युफैक्चर करा जा रहा होता है। तो इसका इंसिडेंस ऑफ टाइम क्या, इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है, जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो। सिमिलरली सर्विस टैक्स में है। उसके बाद the tax liability is required to be determined on the date which service are deemed to have been rendered। जो कुछ टैक्स ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई वहाँ पे आ जाता है, डेट तब आ जाती है जब आप किसी भी सर्विस को रेंट कर रहे होते, मतलब दे रहे हो तो सामने वाले को। तो देखो जितना भी लिखा हुआ है ना वो सब इन ना डायग्राम से बना दिया गया। तो अगर आप पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हो, जल्दी है, तो सिर्फ ना ये डायग्राम जो है ना ये पढ़ के चले जाना, ईजिली समझ में आएगा आ जाएगा। सो देखो द इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है। Incidence of tax under goods and services tax is neither on manufacture nor on providing of service but on supply of goods and services। देखो अभी हम टैक्स जीएसटी के अंदर बात करते हैं तो या फिर मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं आता, जब आप सब सर्विस दे रहे होते हो तब नहीं आता, ये आता है जब आप किसी किसी टाइम पर किसी को सप्लाई दे रहे होते हो। सो इंसिडेंस ऑफ टैक्स कब आता है, जब भी आप गुड्स की सप्लाई दे रहे होते हो और डिटरमाइन करते हो कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। देखो तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, जब भी आप सप्लाई करते हो किसी गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसे इंसिडेंस ऑफ टैक्स बोलते हैं। ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी अराइज ऑन, जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो कब अराइज होता है, जब आप किसी की सप्लाई करते हो गुड्स एंड सर्विसेज की। इसलिए हमें डिटरमाइन करना पड़ता है कि सप्लाई ऑफ टाइम है क्या। सो टाइम ऑफ सप्लाई रिलेवेंस अंडर जीएसटी की, जीएसटी के अंदर क्या फीचर्स है। सो फर्स्ट फाइंड व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई। पहले देखो कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, देन यू फाइंड व्हाट इज ड्यू डेट टू पे जीएसटी, कब हमारी लास्ट डेट है जीएसटी को पे करने की, एंड ड्यू डेट बाय 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ पे मंथ, कि अभी जितनी भी डेट है उसी टाइम हम पे कर देंगे। सो अभी ये पढ़ते हैं। वैसे तो जितना भी ऊपर है ना ये सब नीचे लिखा हुआ है, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बारी। देखो जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि आपने किस टाइम पे टैक्स आपको पे करना है, ट्रांजेक्शन कहाँ पे है। देखो जो सेक्शन 12 है वो सीजीएसटी के अंदर प्रोविजन बनाता है अकॉर्डिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड जो सेक्शन नंबर 13 है वो सीजीएसटी का वो बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई मतलब सर्विस की बात हो रही होती है। सो सेक्शन 12 है हमारा गुड्स के लिए, सेक्शन 13 है हमारा सर्विसेज के लिए। And then after that the time of supply differs from supply of goods or services। this is because goods are tangible and involve physical movement। कि देखो जो टाइम ऑफ सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज का दोनों ही अलग है, क्योंकि जो गुड्स है वो मूवेबल है और टेंजिबल है, मीनवाइल जो हमारी सर्विसेज है वो इनटेंजिबल है। सो टाइम व्हेन लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइज, वो टाइम कौन सा होता है अगर गुड्स की बात करें और सप्लाई की बात करें। तो गुड्स की टाइम बात करें एट द टाइम ऑफ गुड्स और सप्लाई की, जब गुड्स को सप्लाई करते हो अंडर द सेक्शन 12 ऑफ CGST, एंड सर्विसेज की बात करते हैं अंडर द सेक्शन 13, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वही बताऊंगी। और अभी तो ऐसा हो रहा है कि इसको ना टीचर्स पढ़ा भी नहीं रहे हैं, हाफ चैप्टर करा रहे हैं और हाफ कट करा दे रहे हैं, बट हम हाफ कट नहीं करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन लेमैन लैंग्वेज से चार ड्रोन यहाँ पे 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। फर्स्ट, when is an assess liable to pay GST on supply of goods under GST, कि जो गुड्स होंगे उनको हमें कब पे करना है। सो एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में आएगी, जब हम गुड्स को सप्लाई करेंगे वहाँ पे हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर द प्रोविजन सेक्शन 12, और सेम एज सर्विसेज। सो अब पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की, जो गुड्स है उनके डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं सेक्शंस अंडर द सेक्शन 12.2, सेक्शन 12.3, सेक्शन 12.4 एंड सेक्शन 12.5। सो 12.2 के केस है इन केस ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। फॉरवर्ड चार्ज बेसिस में क्या होता है, जो सप्लायर होता है वो पे कर रहा होता है टैक्स, और इन
केस ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस में क्या होता है, जो हमारा रिसीवर होता है वो टैक्स पे कर रहा होता है। देन गुड्स सप्लाई थ्रू वाउचर्स, के हमने गुड्स वाउचर के थ्रू बेचे। वाउचर्स जो होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे वाउचर्स क्या होता है। फिर उसके बाद फॉर रेजिडुअल केसेस, जो रेजिडुअरी केसेस यहाँ पे मतलब कोई कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, तो पहला पढ़ते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो इसमें ये और ये चीज़ें सेम है, तो एक ही चीज़ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है हमारा, अंडर द सेक्शन 2.2 विच स्टेट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड शेल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट, ये कभी भी आ सकता है। द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट विच इज़ रिक्वायर्ड, कि देखो जिस डेट को सप्लायर ने इनवॉइस इशू करा है। इनवॉइस क्या होता है कि वो ना वहाँ पे सब कुछ आ देता है। इनवॉइस मतलब जो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, रिसिपेंट वगैरह वो सब, उसको बोलते हैं इनवॉइस, ठीक है। सो विच इज़ रिक्वायर्ड अंडर, जो उसकी इशू ऑफ डेट होती है सप्लायर इनवॉइस की वो, और जो लास्ट डेट होती है वो, तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो। उसके बाद द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लायर, और जिस दिन जो रिसीवर होता है उसको, जो सप्लायर होता है उसको रिसीव हो जाती है अपनी अमाउंट। सो डेट ऑफ पेमेंट हैव बीन इररिलेवेंट, ये तो कुछ है नहीं खास। सो एज पर द सेक्शन 12.2 क्या बोलता है, जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है वो किसी भी दो डेट्स को आ सकता है। एक्चुअल डेट जिस दिन आपका जो इशू है वो इनवॉइस जो है वो इशू हुआ है, और द लास्ट डेट जब आपको वो पे करना पड़ता है, जितनी भी इनवॉइस में आपकी अमाउंट होती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज इवेंट, अब इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉरवर्ड चार्ज में कब आता है, किसी भी दो फॉलोइंग में आ सकता है। एक तो तब जब डेट आपकी इशू हो गई होती है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जिस दिन आपका इनवॉइस इशू होता है, और द डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ पेमेंट, कि जिस दिन आपने पेमेंट कर दी। सो एक्चुअल डेट या फिर लास्ट डेट अगर इनवॉइस की बात हो रही होती है, और अगर पेमेंट की बात हो रही होती है कि जिस दिन आपके अकाउंट्स में पेमेंट रिकॉर्ड करी गई है उस दिन। और नेक्स्ट इज डेट व्हेन पेमेंट इज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, जिस दिन आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। एक तो आपने रिकॉर्ड करी अपनी बुक्स में, और एक एक्चुअल डेट जिस दिन आपके अकाउंट में पैसे आए हैं। उसके बाद as per notification of this stated this registered person who did not opt for composition under central outward the date issue, ये तो कुछ खास है नहीं। अब पढ़ लेते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 डेज, ये 2 डेज में आ सकता है। एक्चुअल डेट व्हेन इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर, एक्चुअल डेट जिस दिन इशू ने सप्लायर ने इनवॉइस इशू करा है, और द नेक्स्ट लास्ट डेट जिस दिन आपको इनवॉइस की पेमेंट करनी है। तो सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट फ्रॉम, तो यहाँ पे जो टाइम लिमिट होती है आपको इसी के अंदर पे करना पड़ता है। इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑन बिफोर रिमूवल गुड्स, अगर देखो आपकी अगर आपको गुड्स भेजनी है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब आपने ऑन और बिफोर गुड्स रिमूवल ऑफ गुड्स की, आपने गुड्स रिसीव कर दिया, मतलब डिलीवर करने के लिए रेडी कर दी हैं, अब वो जा रही हैं, तो वो होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल पढ़ लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो अक्ष ऑफ दिल्ली सप्लाइज गुड टू बाबू ऑफ मुंबई। देखो जो अक्ष है उसने दिल्ली से मुंबई गुड्स ट्रांसफ़र करी है। जो अक्ष है उसने बाबू को 10 दिसंबर को गुड्स डिलीवर करी है। सो अंडर द प्रोविजन ऑफ 31 जो सप्लाई होगी वो मूवमेंट की गुड्स की मूवमेंट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो जो अक्ष होगा उसको इनवॉइस बनाना पड़ेगा 10 दिसंबर से पहले पहले, मतलब भेजने से पहले, और जो भेजने से पहले वो इनवॉइस बनाएगा वही होगी उसकी डेट ऑफ इनवॉइस, जहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी अराइज होगी, ठीक है। उसके बाद बी, एनी अदर केस अदर देन द सप्लाई involving movement of goods. Time limit for issuance invoice in other cases would be at the time of delivery of goods when the goods made available to recipient, कि जब उसको goods को रिसीव हो रही होती है तब हम इन्वॉइस करते हैं। सो इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर वहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं आ रही है, सिर्फ सप्लाई की बात हो रही है, यहाँ पे गुड्स की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ऑन और बिफोर डिलीवरी, जब उसे गुड्स अवेलेबल होने से पहले, तब जैसे कि रानी है शॉप पे, उसमें वो गई और उसने बोला कि मुझे ये सब पैक कर दो, तो उसको हैंड ओवर करने से पहले हमें इनवॉइस बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशन 1 है, ये पढ़ लेते हैं। अरुण ऑफ पंजाब सप्लाइज गुड टू बिमल ऑफ हरियाणा, उसने पंजाब से हरियाणा गुड्स भेजी हैं। सो अरुण हैज सेंड द गुड्स डिलीवरी फ्रॉम पंजाब टू हरियाणा, जो अरुण है सेंड्स द गुड टू बिमल ऑन 20 अगस्त, उसके पास 20 अगस्त ने उसको गुड को डिलीवर किया है। असेस द टाइम ऑफ सप्लाई, इनवॉइस वाज इशूड ऑन 20 अगस्त व्हेन इशूड
आफ्टर 2 सितंबर। देखो उसने गुड्स हरियाणा बिमल ने भेजी है पंजाब से हरियाणा, तो उसने 29 को डिलीवर करी है गुड्स। तो हम यहाँ पे 2 केसेस हैं, एक में उसने इनवॉइस बनाया 29 को और दूसरे में उसने 22 सितंबर को बनाया, मतलब अगस्त के बाद। तो डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स क्या है, दोनों केसेस में 29 रहेगी। डेट ऑफ इनवॉइस इशू क्या है, एक आप 29 को कर रहे हो, एक आप 22 को कर रहे हो। उसके बाद लास्ट डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑन बिफोर गुड्स रिमूवल ऑफ गुड्स, मतलब लास्ट डेट तो वही होती है जब आप गुड्स डिलीवर करने से पहले इनवॉइस बना रहे होते हो। सो इसमें भी लास्ट डेट वही होगी रिमूवल होने से पहले। सो टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, उन्होंने 29 को भेज दिया, टाइम ऑफ सप्लाई भी हमारा 29 होगा। सो रीजंस पढ़ लेते हैं। एक्चुअल डेट क्या है, 29 को उसने इनवॉइस इशू करा था, तो एक्चुअल डेट वही आएगी। उसके बाद लास्ट डेट क्या होती है, 29 रिमूवल से पहले, मतलब डिस्पोजल से पहले। उसके बाद अर्लीस्ट डेट क्या थी, 29, क्योंकि 29 को ही उसने डिस्पोज करा था सामान। सो और सेकंड केसेस में एक्चुअल डेट क्या आएगी, 2 सितंबर, क्योंकि उन्होंने 2 सितंबर को इनवॉइस इशू करा था, डिलीवर उन्होंने पहले कर दिया था। लास्ट डेट क्या थी अकॉर्डिंग टू दिस, 29, क्योंकि उसने उसी दिन डिस्पोज कर दिया था अपने गुड्स। उसके बाद अर्लीस्ट डेट क्या थी, 29। तो समझ रहे हो, जिस दिन आप इशू करते हो इनवॉइस को वही आपकी लास्ट डेट हो जाती है, लास्ट डेट एक्चुअल डेट हो जाती है। हाँ, और लास्ट डेट तो वही होती है जिस दिन आप डिस्पोज कर देते हो सामान उस कस्टमर के पास पहुंचने के लिए। सो अब पढ़ते हैं डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ये एप्लीकेबल था 2017 से पहले। तो पहले क्या होता था डेट ऑफ रिसिप्ट पेमेंट में, द डेट व्हेन द पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और सप्लाई। पहले ना ऐसा होता था ना, जो रिसिप्ट होती थी ना डेट की, हम वो भी कंसिडर करते थे, पर जीएसटी के बाद हमने इसको मैटर ही नहीं रखा, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ा रिसिप्ट ऑफ पेमेंट से। सो सीधा पढ़ते हैं बाद में क्या आया था। सो विद इफेक्ट ऑफ क्या आया था, डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट टू बी कंसाइडर्ड वाइल डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई। देखा मैंने बोला था ना कि उसको कंसाइडर ही नहीं करा बाद में सप्लाई का टाइम वगैरह निकालने में। तो जो जीएसटी होता है वो सिर्फ अभी डेट ऑफ इनवॉइस के बेसिस पे लगता है और पेमेंट के बेसिस पे लगता है, उसको कोई कंसेशन वगैरह भी नहीं है। सो illustration 2 पढ़ लेते हैं। A machine has to be supplied at a site. It is done by sourcing various components from vendors and assembling machine in site. हमने ना साइट पर ही कोई मशीन असेंबलिंग करी है। तो ये उसकी पूरी ड्यूरेशन पढ़ लेते हैं क्या कह रही थी। तो 19 सितंबर को क्या हुआ था, 19 सितंबर को क्या हुआ था, परचेज ऑर्डर विद एडवांस, हमें 50,000 रिसीव हो गए थे एडवांस में। उसके बाद 21 अक्टूबर को क्या हुआ था, जो मशीन है वो असेंबल हो गई थी, बायर्स ने एक्सेप्टेड कर ली थी। 25 को हमारा इनवॉइस आ गया था, 24 को जो बैलेंस पेमेंट थी वो दे दी। ठीक है, अब गुड्स की दो एंट्री बनेंगी। ठीक है, जब तो पहली एंट्री आएगी हमारी 50,000, जब उन्होंने हमें एडवांस दिया था। डेट ऑफ इनवॉइस क्या थी, इनवॉइस हमारा कब बना है, हमारा 25 अक्टूबर को। तो डेट ऑफ इनवॉइस हमारी सेम रहेगी और डेट ऑफ पेमेंट हम कंसाइडर नहीं करेंगे क्योंकि वो हाफ में मिली थी। टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, 25 अक्टूबर, बिकॉज ओनली डेट ऑफ इनवॉइस कंसाइडर। टाइम ऑफ सप्लाई तब होता है जब आपकी इनवॉइस जिस दिन आपका बना होता है उसी दिन आपका डेट ऑफ इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई आता है। इन दोनों में ही हमारी 25 अक्टूबर रहेगी टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि हमारा इनवॉइस ही उसी दिन तैयार हुआ है। सो जीएसटी में कब पे करना पड़ेगा, जीएसटी शुड बी पेड ऑन बिफोर 20 नवंबर से पहले हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ की, क्योंकि वही हमारी 20 दिन लगते हैं हमें अगले महीने के पे करने के लिए। एंड नेक्स्ट में हम जीएसटी शुड बी पेड ऑन और बिफोर 20 नवंबर सक्सीडिंग मंथ। हाँ, नेक्स्ट मंथ के विद इन दी 20 डेज हमें 30 डेज करना पड़ता है। सो इलस्ट्रेशन थर्ड पढ़ते हैं, दैट इज डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ये लास्ट इलस्ट्रेशन करेंगे तो इसको अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, हमें कुछ डेट्स दी गई हैं अंडर दी सेक्शन 12, मतलब सब गुड्स है हमारी। ठीक है, उसके बाद सो डेट ऑफ रिमूवल, अभी देखते हैं कि डिस्पैच हमने कब करा था। हमने एक में करा था 1/10 को, 3/10 को एंड 4/10 को। डेट ऑफ इनवॉइस हमने डिलीवर करने के बाद बनाया है एक में, और एक में हमने डिलीवर करने से पहले बनाया है, और एक में हमने उसी दिन बनाया है। ठीक है, उसके बाद डेट व्हेन गुड्स मेड अवेलेबल टू रिसिप्ट, अब उसको रिसीव कब हुई है, उसको डिलीवर करने के बाद ही रिसीव हुई है एक में, हाँ सब में बाद में रिसीव हुई है। और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की, उन्होंने पेमेंट कब करी है, पेमेंट का चलो इतना मैटर नहीं करता, तो हम इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। चलो सॉल्यूशंस पे ध्यान देते हैं। सो डेट ऑफ रिमूवल, हमने यहाँ पे 1 तारीख को रिमूव करा था। ठीक है, इनवॉइस हमने उसके बाद बनाया था, तो यहाँ पे जो डेट ऑफ रिसीव होगी वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आया है, 1 तारीख,
मतलब जिस दिन उन्होंने डिस्पैच करी थी। तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस क्या आई है हमारी 2 तारीख, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या थी जिस दिन हमने रिमूव करा था 1 तारीख, उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट क्या आई है 15/11, बट हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या आया है हमारे पास 1/10/23, क्योंकि उस दिन हमने गुड्स को डिस्पैच कर दिया था। सेकेंड वन दैट इज़ 3 तारीख को हमने डिस्पैच कर दिया था, इनवॉइस हमने उससे पहले बना लिया था, ठीक है, और उसको रिसीव टाइम ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई हमारा 1 तारीख आएगा क्योंकि हमने इनवॉइस तभी बनाया है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल डेट क्या है हमारी 1/10/2023, क्योंकि उस दिन हमने इनवॉइस बनाया था। तो ये एक चीज़ याद रख लेना, एक्चुअल डेट क्या हो, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, हमने 1 तारीख को इनवॉइस बनाया था, लास्ट डेट की क्या होती है जिस दिन हम रिमूवल के लिए भेज देते हैं गुड्स को, ठीक है। सो डेट ऑफ पेमेंट क्या आएगी हमारी 25, जब उसको कंसाइडर नहीं करेंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है हमारा 1, क्योंकि उस दिन हमने अपना इनवॉइस बनाया है। सो लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, हमने उसी दिन हमने डिस्पैच करी है, उसी दिन हमने इनवॉइस बनाया है और उसी दिन उसे रिसीव हो गई। सो एक्चुअल डेट क्या है 4, लास्ट डेट क्या थी वो भी 4 ही थी, और जो डेट ऑफ पेमेंट है वो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो हैंस टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो हमारा 4 हो जाएगा। सो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई 1 में 1 रहेगा, क्योंकि हमने उसी दिन डिस्पैच कर दी थी, और सेकंड उसमें भी हमारा 1 रहेगा क्योंकि हमने उस दिन इनवॉइस बनाया था, और दूसरे में भी हमने उस दिन क्योंकि इनवॉइस बनाया था तो उसी दिन करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ 2000, ये तो चलो छोड़ो। फिर सेकंड पढ़ते हैं, इफ़ ये एक अलग केस है कि कुछ ऐसे केसेस होता है जिस दिन उनमें अमाउंट ज़्यादा रिसीव हो जाती है। सो द प्रोविजन टू सबसेक्शन ऑफ 212 ऑफ द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स हैज़ रिसीव्ड, इफ़ एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड, अगर हमें एक्सेस अमाउंट रिसीव हो गई है तो क्या करेंगे। सो पहले तो वो 1000 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो जो टाइम ऑफ सप्लाई एक्सेस अमाउंट इज इक्वल टू डेट ऑफ इनवॉइस इशू, तो जो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा जिस दिन आपने इनवॉइस इशू करा है, और अगर वो एक्सीड कर जाती है 1000 से, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा जिस दिन आपको अमाउंट रिसीव हुई है। अगर रिसीव नहीं हुई है तो जिस दिन हमारा इनवॉइस इशू है उस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई लगेगा, और जिस 1000 से ज़्यादा अगर आपकी अमाउंट लग गई है तो जिस दिन हमें पैसे रिसीव हुए हैं वो डेट लगेगी टाइम ऑफ सप्लाई में। सो ये था पूरा फर्स्ट केस। अब पढ़ते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो है मतलब कि जो रिसीवर होता है वो जो मतलब बायर होता है वो टैक्स पे कर रहा होता है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 इन केस ऑफ सप्लाई रिस्पेक्ट द टैक्स पेड ऑन द लायबल टू रिवर्स चार्ज टाइम ऑफ सप्लाई अर्लीस्ट। यहाँ पे भी यहाँ पे भी दो चीज़ों को करना पड़ता है, जब आपको गुड्स रिसीव हो रही होती हैं तब, और जब डेट जिस दिन आप बुक्स में एंटर करा है आपने सब कुछ है, फिर आपका अकाउंट में पैसे आए हैं तब इमीडिएटली। सो टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज में क्या है, टैक्स पेबर बायर ऑन द सप्लाई। सो यहाँ पे डेट ऑन विच ऑफ गुड्स रिसीव, जिस दिन आपको रिसीव हुई है उस दिन, या फिर आपके इनवॉइस इशू के 31st डे के अंदर अंदर, इन दोनों में से कोई एक, और एक कंपलसरी होता है। डेट ऑन विच रिसीव जिस दिन आपकी बुक में रिकॉर्ड हुआ है वो, या फिर जिस दिन रिसीव हुआ है वो। सो डेट ऑफ इसका एक सीधा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। सो इलस्ट्रेशन 4, द गुड आर डिलीवर्ड टू पर्सन मिस्टर एक्स ऑन 10 जुलाई 2023. He provides an acknowledgement of having received the delivery of goods. He examined the quality and quantity of goods on this. Therefore, the date of recipient can be considered this. कि देखो उसने डिलीवर कर दी थी और उसने एक्नॉलेजमेंट में भेज दिया था, बट उसने जो क्वालिटी है वो चेक करी थी 15 तारीख को, मतलब कि रिसीव होने के बाद में। तो जो हमारी रिसिप्ट ऑफ गुड है वो 15 को मान जाएगी क्योंकि उसने एग्जामिन ही उसने तब करा है। सो अब नेक्स्ट पेज बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा जिस दिन आपका इनवॉइस बना है। सो द डेट पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट, इसमें कुछ है नहीं पढ़ने वाला। द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days ऑफ इनवॉइस। इलस्ट्रेशन 5 पढ़ते हैं। सो डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स गिवन इन्फॉर्मेशन। अभी हमें टाइम ऑफ सप्लाई देखना है। सो May 4 को supplier invoices goods taxable on reverse charge basis Ramesh and company 30 day from issue in June, and Ramesh and company receive the goods and Ramesh can make the payment. So date of recipient क्या आएगी 12, क्योंकि उस दिन उसको goods receive हुई हैं। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट क्या आएगी 30, क्योंकि उसने पेमेंट ही तब करी है। सो डेट ऑफ फॉलोइंग डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस डेट ऑफ May 4, क्योंकि इशू तब हुआ है। सो हेंस अर्लीस्ट डेट क्या आएगी 12 मई, जिस दिन उसको गुड्स रिसीव हुई हैं। अजीब ही है क्वेश्चन।
सो अब पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 6 दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज बेसिस पे पूरा क्या है। सो डेट ऑफ इनवॉइस कब आई है हमारी, एक मतलब डेट ऑफ इनवॉइस तो सब में सेम है। अब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड, अब एक में हमें हाँ बाद में रिसीव हुई है, इसमें भी बाद में रिसीव हुई है, बाद में ही रिसीव हुई है, इसमें भी बाद में ही रिसीव हुई है, इसमें बहुत बाद में रिसीव हुई है। तो डेट ऑफ पेमेंट एंड रिसीव्ड इन बुक्स, बुक्स में देख लेते हैं बुक्स में कब रिसीव हुई है। तो गुड्स इसमें भी 10 एक फर्स्ट केस में हमें गुड्स रिसीव होने से बाद में रिसीव हुई है पेमेंट, एक में हमें गुड्स रिसीव होने से पहले पेमेंट बुक में आ गई है, एक में भी पहले आ गई है और इसमें हमारी बाद में आई है। सो डेट व्हेन बैंक, जब बैंक ने उनको बैंक में पेमेंट आ गई है वो कब हुआ है, 12 बाद में मतलब 12 पहले, 10 मतलब पहले और 15 18 मतलब बाद में। तो अब ये केसेस पढ़ लेते हैं। सो डेट ऑफ इनवॉइस, हमारी इनवॉइस की डेट सब में सेम है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड की गुड्स रिसीव कब हुई है। सो देखो हमें इनवॉइस हमारा 1 को आ गया था, 5 को हमने रिसीव हो गई थी हमें गुड्स और हमने पेमेंट कर दी थी 10 को और बैंक में डेबिट हो गया था 15 को। तो टाइम ऑफ सप्लाई कब है 5, जब हमें गुड रिसीव हुई है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड दैट इज़ हमारी गुड्स आई हैं 1 तारीख को, हमने रिसिप्ट हो गई है 15 तारीख को, पेमेंट बुक में चली गई थी ऑलरेडी 10 को, देन ऑलरेडी बैंक में चली गई थी 12 को। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा 10, जब हमें पेमेंट रिसीव हुई है। पेमेंट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन बुक, कि जिस दिन हमें बुक में रिसीव हुई है, मतलब जिस दिन बुक में नोट डाउन हुए हैं पेमेंट। देन उसके बाद हमने 1 तारीख को इनवॉइस आ गया है, 15 तारीख को गुड्स हमें रिसीव हो गई हैं और रिसीव होने से पहले ही हमारी पेमेंट जो बुक में चली गई थी। उसके बाद उससे पहले भी हमारी पेमेंट जो है वो बैंक में चली गई थी। सो टाइम ऑफ सप्लाई बैंक में, मतलब जितनी ज़्यादा पेमेंट आपकी जितनी जहाँ जल्दी जाएगी वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। उसके बाद मतलब रिसीव होने से पहले, हाँ रिसीव होने से पहले होता है ना सप्लाई में, तो पहले में हमें गुड्स पहले रिसीव हो गई थी, तो जो रिसिप्ट ऑफ गुड है वो टाइम ऑफ सप्लाई है। पर उसके बाद मतलब इनवॉइस के बाद जो ट्रांजेक्शन पहले होगी वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई है, ये चीज़ मान के चल लो। ठीक है, अब थर्ड केस पढ़ते हैं दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर आप मेरी दुकान से सामान खरीदते हो तो आपको एक वाउचर दूंगी कि जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट और चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सो वाउचर पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12.4 एज कॉमनली अंडरस्टैंड वाउचर आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन बी एक्सचेंज एज पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेजिग्नेटेड वैल्यू। प्रॉपर एक वैल्यू के डेजिग्नेटेड थ्रू होते हैं, जो सप्लायर होता है वो प्रोवाइड करता है। तो जो वाउचर होता है 2 तरह के हो सकते हैं, ये रहे। सो इन मैनी केसेस द वाउचर आर इश्यूड फॉर इंटरनल रिसिप्ट ऑफ प्रोड्यूस पर्टिकुलर, ये कभी कभी पर्टिकुलर गुड के लिए होता है कि आपको सिर्फ पर्टिकुलर गुड ही खरीदनी है और कभी कभी आप कुछ भी खरीद सकते हो। नेक्स्ट पेज पे बहुत प्यारा एग्जांपल है, वो देख लेते हैं। सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स, एक होता है पिज्जा कूपन, एक होता है क्लोथ कूपन। ठीक है, जो पिज्जा कूपन की बात हो रही होती है, ओनली पिज्जा कैन बी परचेज फ्रॉम दिस कूपन, सिर्फ इससे पिज्जा ही परचेज हो सकता है। तो सप्लाई इज आइडेंटिफाइड द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर्स, की सप्लाई हमने पहले से डिफाइन कर दी कि कब होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, की जिस दिन आपने वाउचर को इशू करा है। ठीक है, आप सिर्फ पिज्जा ही खरीद सकते हो। और क्लोथ कूपन क्या होता है, आप इससे कुछ भी क्लोथ खरीद सकते हो, जो सप्लाई होगी वो एकदम आइडेंटिफाई नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद टाइम ऑफ टोस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन आप इसको रिडीम करोगे। तो पिज्जे कूपन में आपने डेट टाइम ऑफ सप्लाई में पहले से बता दिया है, और क्लोथ में हमें जिस दिन हम रिडम्पशन करेंगे उस दिन हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। सो अब पढ़ते हैं फोर्थ वन दैट इज रेजिडुअल cases under the section 12.5. So subsection 5 of section 12 provide that if it not possible to determine time of supply as per the provision mentioned, अगर हमें पता ही नहीं लग रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, सो कुछ केसेस में हमें यहाँ पे रिटर्न फिल कर देते हैं। इन अदर केसेस इट विल बी डेट विच इज टैक्स पेड, या फिर और केसेस में ऐसे हो जाता है कि हम ना जिस दिन हमने टैक्स पे करा है उस दिन हम टाइम ऑफ फिक्स कर देंगे। सो व्हेन पीरियडिकल रिटर्न इज फिल्ड, अगर आप पीरियडिकल रिटर्न फिल कर रहे हो तो यहाँ पे जिस दिन आप रिटर्न फिल कर रहे हो वो होगी आपकी टैक्स, और अदर केसेस में जिस दिन आप टैक्स पे कर रहे हो वो होगी। और इंटरेस्ट फी पेनल्टी सेक्शन द टाइम ऑफ सप्लाई रिलेट्स ऑन शेल बी, ये कुछ नहीं है छोड़ो। इन केस इन एनी केस इंटरेस्ट फी, ये तो चलो कुछ नहीं है तो छोड़ो।
सो समरी पढ़ लेते हैं, सेक्शन 12 की समरी क्या बोलते हैं। सो टाइम ऑफ सप्लाई वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो गुड्स की क्या बात होगी। डेट ऑफ इशू ड्यू टू टैक्स ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपका इनवॉइस आ रहा है उस दिन। तो डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑन अकाउंट्स, जिस दिन आपके बुक्स में अकाउंट आए हैं तब। और डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिट, जिस दिन आपकी क्रेडिट हुआ है बैंक में तब। अगर टाइम ऑफ सप्लाई की बात आ रही है रिवर्स चार्ज में, तो डेट ऑफ जिस दिन आपको रिसिप्ट हुआ है उस दिन, या फिर जिस दिन आपकी बुक में अकाउंट आया है उस बुक में रिकॉर्ड हुआ है उस दिन, या फिर बैंक में हुआ है उस दिन। उसके बाद 31st फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस आया, जो भी हमारा पहले होगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल गुड्स, अगर एक्सचेंजेबल कब है तो डेट ऑफ इशू वाउचर की जिस दिन आपका ये कि रिटर्न करो, या फिर यहाँ पे ना जितने एरो है ना एरो की जगह और लगा लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। ये तभी हमने प्रॉपर गुड्स के बारे में बात करी थी, अब हम करते हैं सप्लाई के बारे में बात। ऑलमोस्ट सेम एज गुड्स, टीचर ने तो ऐसे बोला बट पढ़ लेते हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज। सो सेक्शन 13.2, सेक्शन 13.3, सेक्शन 13.4, सेक्शन 13.5 इन केस ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज basis, in case of service under reverse charge, goods supplied through vouchers not for residuary. So time of supply of service covered under forward charge की जो सप्लाई वगैरह वो पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी इशू ऑफ जिस दिन आपका इनवॉइस इशू होता है उसी दिन ही सप्लाई वही, या फिर आपको जिस दिन रिसिप्ट मिल रही होती है उस दिन। इन सिंपल लैंग्वेज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट सर्विस मेंशर्ड इन दिस 3 डेट्स होती है। व्हेन इनवॉइस इज इशूड, अगर आपको इनवॉइस इशू करा रहा है तो कुछ भी हो सकता है। डेट व्हेन इशू, जब आपका इनवॉइस इशू आया तब, या फिर जब आपने व्हेन डेट व्हेन द पेमेंट वाज रिसीव्ड बाय सप्लायर, जिस दिन आपके सप्लायर को पेमेंट रिसीव हो गया तब, या फिर जिस दिन आपका इशू इनवॉइस हुआ है उस दिन होगा तब। के बाद डेट ऑफ इशूज ऑफ इनवॉइस, देन सेकंड केस पढ़ते हैं। व्हेन इनवॉइस इज नॉट इशू विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, अगर प्रिस्क्राइब टाइम में इनवॉइस नहीं इशू हुआ है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जब आपकी सर्विसेज कंप्लीट हो जाएगी, और या फिर जिस दिन आपके रिसीवर सप्लायर को पेमेंट रिसीव हो जाएगी तब। देन थर्ड वन दैट इज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर जिस दिन आपके अकाउंट्स में डेट रिसीव आ रही है लिखा हुआ उस दिन वो होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। सो अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं क्या लिखा है। सो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चलो अभी भी पढ़ लेते हैं। सो समझ के करते हैं। सो पहले सर्विसेज की पढ़ लेते हैं। डेट ऑफ कंपटीशन ऑफ सर्विस 20 तारीख को, 20 तारीख को, 16 को, 1 को। इनवॉइस डेट कब आई थी, उससे पहले में 1 दिन बाद, दूसरे में 10 दिन बाद, फिर उसमें भी 10 दिन बाद, और उसमें भी और एक में उससे पहले। वाह। हाँ, तो पेमेंट एंट्री सप्लायर ऑफ बुक, तो इनवॉइस के बाद आई है एक में रिसीव, और एक में इनवॉइस से पहले, दूसरे में इनवॉइस के काफ़ी टाइम बाद, और तीसरे में उसी दिन इनवॉइस वाले दिन ही बट पहले सर्विस रिसीव होने से। और बैंक में कब आई है, एक में तो बाद में ही आई है, और एक में इनवॉइस के बाद आई है पर सप्लायर्स की बुक से पहले आई है, और तीसरे में 29 को, मतलब उससे नेक्स्ट डे। देन नेक्स्ट केस में 30 और ये भी 30। चलो टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस इन गिवन इन द रीजन। चलो फॉलोइंग, तो पहले डेट ऑफ कंपटीशन ऑफ सर्विस, तो 20 तारीख को डेट सर्विस हुई थी, इनवॉइस हमारा उससे नेक्स्ट डे हुआ था। सो डेट ऑफ पेमेंट अर्लियर ऑफ डेट विच इज़ पेमेंट रिकॉर्ड इन द क्रेडिट बुक अकाउंट। तो यस बुक में कब आई थी, 26 को, मतलब उसके बाद पहले सर्विस मिली हमने, फिर हमें रिसीव हुआ इनवॉइस, फिर उसके बाद हमारी बुक सप्लायर्स की बुक में एंट्री हुई है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, 21, जिस दिन हमारा इनवॉइस हमें मिला है। सो अर्लियर ऑफ इनवॉइस ऑफ डेट विद इन द, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ सर्विस कितनी थी, 20 तारीख थी, इनवॉइस हमारी 30 थी, तो और हमारी बुक्स में कब आया था, 22 को, मतलब इनवॉइस से पहले। तो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, इनवॉइस से पहले वाला 22। उसके बाद थर्ड वन दैट इज़ पहले सर्विस रिसीव हुई 16 को, फिर उसके बाद हमें इनवॉइस मिला, फिर उसके बाद हमें सप्लायर की बुक में गई, तो हमारी डेट क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई 16 होगी,
जिस दिन हमें सर्विसेज मिली हैं। और ये क्यों हुआ है? सिंस इनवॉइस इज नॉट इशूड, क्योंकि हमें जो इनवॉइस है विद इन 30 डेज नहीं मिला है सर्विसेज के, तो हमारी जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो हमारा 16 होगा जिस दिन हमें सर्विस रिसीव हुई है। अगर आपको सर्विस रिसीव होने के विद इन द 30 डेज अगर आपको इनवॉइस मिल जाता है तो इनवॉइस आएगा टाइम ऑफ सप्लाई। अगर नहीं रिसीव हो रहा है तो हमारी जिस दिन हमें सर्विस मिली है वो कंसिडर करेंगे हम। सो अब पढ़ते नेक्स्ट वन, दैट इज एक को हमें सर्विस मिली है, 30 को हमें इनवॉइस इशू हुआ है और बुक्स में आया हमारा उसी तारीख को और टाइम ऑफ सप्लाई भी हमारा वही है 30। सो 5000 रिसीव एज एडवांस, तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई आएगा जिस दिन आपको रिसीव हुई है और रेस्ट ऑफ द जिस दिन डेट ऑफ इनवॉइस जिस दिन आपको इनवॉइस मिला। ये चलो इस पे इतना ध्यान नहीं देते, इतना टफ नहीं आएगा, वैसे तो ऑलमोस्ट हमें समझ आ ही गया है। तो अब पढ़ते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अब रिवर्स चार्ज बेसिस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्स चार्ज मीन्स द बोनस टू पे टैक्स इज द रिसिपेंट ऑफ सर्विस एंड नॉट सप्लाई, कि यहाँ पे जो रिसीवर होगा वो पे करेगा, सप्लायर नहीं पे करेगा। सो इन केस सप्लायर ने रिस्पेक्ट टैक्स इज पेड लाइबल, यहाँ पे रिवर्स चार्ज बेसिस है तो वही पे करेगा। या फिर द डेट ऑफ पेमेंट इज एंटर इन द बुक ऑफ अकाउंट, जिस दिन वो बुक में डेट एंटर होगी उस दिन होगा, या फिर इमीडिएटली 60 डेज इनवॉइस के बाद। सो इन सिंपल लैंग्वेज बात करें तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट। देखो मैंने कहा था ना सेम चीज़ ना 6 बार लिखी हुई है एक ही बुक में, ये रहा डेट ऑफ रिसिपेंट एंड डेट ऑफ इमीडिएटली एंड ऑफ द 60 डेज, या तो विद इन दी 60 डेज एंड होते हैं तब, या फिर डेट ऑफ पेमेंट आपको जिस दिन पेमेंट रिसीव वगैरह हो रही है उस दिन। सो उसके बाद इधर पर लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। रिवर्स चार्ज में अंडर 2 केसेस हैं, या फिर डेट व्हेन पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, या कि जिस दिन आपके अकाउंट्स में या तो अकाउंट में जा रही है या फिर बुक्स में हो रही है वो, या फिर जो भी इनमें से पहले होगा, या फिर डेट फॉलोइंग 60 डेज, या फिर इनवॉइस अगर आपको इशू है। यही भी पीछे पड़ गया, इतना बेसिक सा वही केस आ रहा है इसमें। सो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगी, जिस दिन आपके अकाउंट्स में एंट्री हो जाएगी उस दिन। सो कुछ है नहीं। अब पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू वाउचर्स। वाउचर्स की बात आ रही है, जो वाउचर्स आइडेंटिफाई है वही है, नॉट आइडेंटिफाई है। सो हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि सप्लाई इज कम्प्लीटेड बिफोर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, की रेट ऑफ टैक्स से पहले आपकी सप्लाई पूरी हो गई, तो इसके कुछ केसेस हैं वो पढ़ लेते हैं। सो इनवॉइस इशूड बिफोर द डेट ऑफ चेंज इन इनकम टैक्स रेट, कि देखो इनवॉइस इशू हो गया कि नहीं हुआ है आपके टैक्स रेट चेंज होने से पहले, तो इस पहले केस में नहीं हुआ है और जो पेमेंट हुई है वो भी मैं रिसीव नहीं है। सो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपकी पेमेंट हुई है इनवॉइस वगैरह की वो, तो यहाँ पे न्यू रेट ऑफ टैक्स लगेगा। सो अगर आपने इशू जनरेट हो गया, हाँ हो गया, पेमेंट कर दिया नहीं करिए, तो इसके टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन आपकी इशू हुआ आपका इनवॉइस तब तो यहाँ पे हमारा ओल्ड टैक्स रेट लगेगा। और अगर आपने अभी इनवॉइस इशू नहीं हुआ है बट पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे भी हमारा ओल्ड टैक्स लगेगा। तो उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, सप्लाई इज कम्प्लीटेड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, की यहाँ पे भी सप्लाई चेंज हो गई है। सो इनवॉइस आ गया है, येस, पेमेंट कर दी है, येस, तो हमारा ओल्ड रेट लगेगा। अगर सब इनवॉइस आ गया है, पेमेंट रिसीव बिफोर डेट चेंज, अगर हमारी पेमेंट नहीं हुई है तो यहाँ पे न्यू रेट लगेगा, पेमेंट नहीं हुई है तो न्यू रेट लगेगा। उसके बाद इशू नहीं हुआ है बट पेमेंट कर दी है तो हमारा न्यू रेट लगेगा। सो yeah, that's for chapter number 9, that is time of supply. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। until the next video, take care. ठीक ठाक था चैप्टर, ज़्यादा कुछ नहीं था। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।